हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो हमारा API 510 का वीडियो लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। लेक्चर 1 मैंने बनाया था, आज ये लेक्चर 2 है। देखिए, इन लेक्चर्स को मैंने कैसे कोडिफाई किया है ये मैंने वीडियो 1 में भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये बहुत ही API 510 का जो सिलेबस है वो बहुत ही बड़ा है, तो इसको ब्रॉडली मैंने 5 मेन डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड किया था। इसमें जो दूसरा टॉपिक था वेल्डिंग वाला, उसको W से मैंने डिनोट किया था, W, और इसी हिसाब से W1, W2, W3 करके मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ। तो जो W1 होगा वो ASME सेक्शन 9 के लिए होगा, W2 कैसे राइटिंग है WPS एंड PQR के बारे में होगा, W3 जो है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, W4 रिव्यू WPS एंड PQR, और W5 होगा API RP 577 वेल्डिंग इंस्पेक्शन एंड मेटलर्जी के ऊपर। तो ये ब्रॉडली मैंने W को 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड किए थे, और W1 जो है इसका मैं पार्ट 1 आपको पहले अपलोड कर चुका हूं, और आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये W1 का पार्ट 2 है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं अपने बारे में बता दूं फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप आनंद, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मेरा 14+ ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है। मेरी हॉबी अपना नॉलेज शेयर करना। मैं अपना नॉलेज जो है अपना वेबसाइट weldingandndt.com के थ्रू शेयर करता हूं, और जो सेकंड मोड जिसके थ्रू मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूं वो है मेरा यूट्यूब चैनल youtube.com/weldingandndt। तो मैं अपने वेबसाइट और अपने यूट्यूब चैनल से अपना नॉलेज शेयर करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इनिशिएटिव को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन करके मेरे इनिशिएटिव को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, पार्ट 1 में जो लेक्चर W1 पार्ट 1 है, ये बेसिकली सेक्शन 9 के लिए है। तो इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताई थी, मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। एक बार जस्ट उन स्लाइड्स को आगे मैं धीरे धीरे आगे करता जा रहा हूँ, आप देख लेना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। ASME सेक्शन 9 का एक ब्रॉड ओवरव्यू बताया था, फिर आर्टिकल 1 से हमने शुरू किया था। इसमें मैंने WPS PQR का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप उनको देख लेना। क्या होता है एसेंशियल वेरिएबल, क्या होता है नॉन एसेंशियल वेरिएबल, क्या होता है सप्लीमेंट्री एसेंशियल वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इसमें ये QW120 इसमें वेल्डिंग पोजीशंस के बारे में बताया था, QW130 फिलेट वेल्डिंग के पोजीशंस के बारे में बताया था, फिर QW141 मैकेनिकल टेस्ट फॉर ग्रूव वेल्ड, ये सारी चीज़ें बताई थी मैंने, और एग्जामिनेशन फॉर स्पेशल एग्जामिनेशन फॉर वेल्डर्स और मैकेनिकल टेस्ट, ये सारी चीज़ें बताई थी। और कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ये हमने पार्ट 1 में कवर किया था, और आज की इस वीडियो में जो हम पार्ट 2 अब पढ़ेंगे, तो LW1 लेक्चर W1 का पार्ट 2 से हम शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, हमने QW144 जो कि सेक्शन 9 का आर्टिकल है उसके पहले के सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम QW141 से शुरू करेंगे। तो QW144 जो है वो विजुअल एग्जामिनेशन के बारे में है। विजुअल एग्जामिनेशन किस चीज़ का, जो वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है जिसे परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन बोला जाता है। तो इस टेस्ट में जो वेल्डर वेल्डिंग करते हैं जिस टेस्ट कूपन को, उसका पासिंग का क्राइटेरिया दिया गया है, और वो क्राइटेरिया दिया गया 194 है। मतलब QW144 जो है उस पासिंग के क्राइटेरिया को रेफर करने के लिए बोलता है QW194 को। QW194 में कैसे क्या लिखा गया है कि परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन टेस्ट कूपन विजुअल इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन क्राइटेरिया। विजुअल एग्जामिनेशन, सबसे पहले हम उसका विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं। तो विजुअल एग्जामिनेशन में हमें देखना होता है कि उस टेस्ट पीस में कोई क्रैक तो है कि नहीं, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, उसमें पेनिट्रेशन पूरा होना चाहिए अगर बट जॉइंट है, और उसके में जो है मटेरियल का फ्यूजन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। मतलब 3 चीज़ें हमें विजुअल एग्जामिनेशन में देखना है वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट के पीस को। क्रैक देखना है, क्रैक बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। पेनिट्रेशन देखना है, 100% पेनिट्रेशन होना चाहिए, और कंप्लीट फ्यूजन होना चाहिए वेल्ड मेटल और बेस मेटल के बीच में। ये तीनों चीज़ें अगर फुलफिल हो रही है तो विजुअली हम वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट के पीस को विजुअली एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद विजुअली एक्सेप्ट करने के बाद या तो मैकेनिकल या रेडियोग्राफी टेस्ट के लिए प्रोसीड करते हैं। अब इसके बाद QW150 है। QW150 के अंदर जो टेंसाइल टेस्ट के बारे में दिया गया है, टेंसाइल टेस्ट के स्पेसिमेन के बारे में दिया गया है, और टेंसाइल टेस्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है। देखिए, टेंसाइल टेस्ट का कोड में जो जिक्र है उसको बताने के पहले मैं थोड़ा सा टेंसाइल टेस्ट का एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट आपको बता देना चाहता हूं, जिनको टेंसाइल टेस्ट के बारे में नहीं मालूम है या जिनको थोड़ा बहुत मालूम है। देखिए, टेंसाइल टेस्ट क्या होता है, अगर कोई मटेरियल, फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखते हैं रेड कलर का एक मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर हम खींचेंगे, मटेरियल को किसी लोड से अगर हम खींचते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इस मटेरियल को एक P
लोड से खींचा, P न्यूटन लोड से खींचा, तो अगर हम एक साइड से खींचेंगे तो दूसरे साइड भी वो लोड लगेगा, इक्वली लोड लगेगा। तो अगर मटेरियल को जो खींचते हैं दूर, एक दूसरे से दूर खींचेंगे तो उस स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, कितना लोड डाला हमने डिवाइडेड बाय जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको डिवाइड करेंगे तो हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलता है। किसी भी मोमेंट पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मटेरियल को अगर खींच रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ मिल रहा है उसको जानने के लिए हमने कितना लोड दिया है और डिवाइडेड बाय वो जो मटेरियल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसके ऊपर लोड पड़ रहा है वो डिवाइड करेंगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यूटीएस। यूटीएस वो भी टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, लेकिन ये उस समय का होता है जब मैक्सिमम लोड, अब जैसे एक मटेरियल को हम खींचेंगे तो एक खींचने की लिमिट होती है, जब खींचते खींचते जाएंगे तो एक समय तो हम बहुत ही सबसे जो मैक्सिमम लोड देंगे उसके बाद धीरे से मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम लोड देंगे हम, लोड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, रिड्यूस क्रॉस सेक्शनल नहीं, ओरिजिनल जो क्रॉस सेक्शन जब हमने खींचना शुरू किया था और मैक्सिमम जो लोड हमने मटेरियल के ऊपर डाला फेलियर के पहले, तो उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाता है, यूटीएस इसको बोलते हैं। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है मटेरियल का एक तरीके से मटेरियल का प्रॉपर्टीज बताता है, मटेरियल के बारे में हमें काफ़ी कुछ सिखा जाता है, समझा जाता है। तो इसमें जो हमें मेन प्रॉपर्टीज मिलती है वो तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलता है, मैक्सिमम लोड बाय इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसके बाद उसका यील्ड स्ट्रेंथ मिलता है, परसेंटेज एलोंगेशन मिलता है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसको कि हम टेंसाइल टेस्ट करके जान सकते हैं। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, परसेंटेज इलोंगेशन। इसमें क्या होता है, जो मटेरियल है इसको मशीन के अंदर क्लैंप किया जाता है, दोनों एंड को मशीन के अंदर दबा दिया जाता है और फिर खींचा जाता है। द स्पेसिमेन इज सिक्योरली क्लैम्प्ड एट बोथ द एंड्स एंड एक्सपोज टू ए स्टेडली इंक्रीज, और धीरे धीरे उसको खींचा जाता है, स्टेडली इंक्रीज किया जाता है जबकि वो टूट नहीं जाता। ये देखिए टेंसाइल टेस्ट का मशीन है, यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर ये थोड़ा नज़दीक लाके पीस को, स्पेसिमेन को यहाँ पे फंसा दिया जाता है। अपर जॉ और लोअर जॉ के, ये लोअर जॉ हो गया और ये अपर जॉ, दोनों को नज़दीक लाके मटेरियल को यहाँ पे फंसा दिया जाता है और धीरे धीरे ये जो है दूर होने लगते हैं। तो जब दूर होने लगेंगे तो मटेरियल में खिंचाव होगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा और एक समय ऐसा आएगा जब मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ से सारी वैल्यू हमें मिलती है, कितना कितना लोड पड़ रहा है वो हम देखते हैं। तो जो टेंसाइल टेस्ट करते हैं उसमें हमें एक कर्व मिलता है, उसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी कहते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए मटेरियल जब हम खींचते हैं तो एक लिमिट तक वो इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी शो करता है। इलास्टिसिटी मतलब हम मटेरियल जब खींचेंगे, फॉर एग्जांपल रबर हम खींचते हैं तो फिर वो अपने शेप को वापस ले लेता है, वैसे ही हम स्टील को जब खींचते हैं तो थोड़ी दूर तक वो इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब वो खींचेंगे, उसके बाद अगर हम लोड छोड़ देंगे तो वो मटेरियल वापस अपने शेप को रीगेन कर लेगा। तो वो जो होता है उसे इलास्टिसिटी वाला जोन कहते हैं। वो ये जो ए पॉइंट है ये इलास्टिसिटी का जोन दिखा रहा है, मतलब यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके, जीरो से लेके इस पॉइंट तक मटेरियल जो है इलास्टिसिटी शो करेगा। मतलब अगर लोड को छोड़ देंगे तो मटेरियल वापस अपना शेप रीगेन कर लेगा। इसको प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं, इलास्टिसिटी जोन है यहाँ से। इसके बाद मटेरियल में यील्डिंग शुरू होता है। यील्डिंग मतलब प्लास्टिक जोन, मतलब मटेरियल को खींचेंगे और उसका लोड छोड़ देंगे तो मटेरियल वापस से थोड़ा तो वापस अपने शेप में आएगा, लेकिन पूरा अपने शेप में नहीं आ पाएगा। मटेरियल में थोड़ा डिफॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं। वहाँ पर मटेरियल की यील्डिंग शुरू होती है और फाइनली जो लोड बढ़ाते जाएंगे तो एक समय पे जो सबसे मैक्सिमम लोड पड़ेगा उसके बाद लोड थोड़ा कम होगा और मटेरियल फेल हो जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम लोड जहाँ पड़ता है इसे हम मैक्सिमम जो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, यहीं पे ये जो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है, ये सबसे ज़्यादा लोड यहाँ पड़ता है, उसके बाद मटेरियल फेल हो जाता है। तो देखिए टेंसाइल टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो ASTM E8 में मेंशन किया गया है, E8 और E8M। 8M का मतलब होता है मेट्रिक वर्जन, तो ASTM E8 में इसका प्रोसीजर स्पेसिफाई किया गया है। और जो टेंसाइल टेस्ट के स्पेसिमेन का डायमेंशंस और साइज जो है ASME सेक्शन 9 में बताया गया है।
ये देखिए प्लेट का जो है बताया गया QW 151.1 में, QW 151.2 में रेड्यूस सेक्शन पाइप। रेड्यूस सेक्शन क्या होता है मैं बताऊंगा। रेड्यूस सेक्शन प्लेट और पाइप हो गया। फिर 1.1.3 में टर्न स्पेसिमेन, इसमें राउंड स्पेसिमेन बनता है। और 151.4 में फुल सेक्शन स्पेसिमेन फॉर पाइप। तो ऐसा ये सारे फोटो दिए गए फ्रेंड्स। आप ASME सेक्शन 9 खोल के इस क्लॉज में जाके इजीली आप इन फोटोज को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको गाइड जरूर करूंगा ताकि समझने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं हमारा वेल्डर टेस्ट का पीस है, ये वेल्डर टेस्ट कूपन है, ये यहाँ पे इन्होंने वेल्डिंग किया, ये जो है वेल्डिंग जोन है, ये पूरा वेल्डिंग जोन है, यहाँ वेल्डिंग किया गया है। तो पीस को ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कट करते हैं। जैसे ये हमारा वेल्डिंग का एक्सिस है, तो ये हमने इस डायरेक्शन में पीस को कट किया। और ये जो 1 और 2 दिख रहा है, 2 स्पेसिमेन बनाए हैं, 1 और 2 टेंसाइल टेस्ट के 2 स्पेसिमेन बने हैं। तो इस तरीके के स्पेसिमेन बनेंगे। स्पेसिमेन बनाने के लिए क्या होता है, जो रीइंफोर्समेंट होता है, रीइंफोर्समेंट को ग्राउंड कर देते हैं। सिर्फ रीइंफोर्समेंट के नहीं, थोड़ा मटेरियल के नीचे तक ग्राइंड करते हैं ताकि इवन शेप हमें मिल जाएगा। मतलब अगर स्पेसिमेन का जो मेन थिकनेस है TC है, तो जो टेस्ट सैंपल का स्पेसिमेन का जो थिकनेस होगा वो TS होगा, वो TC से थोड़ा कम होगा, हल्का, जिसमें कि जो एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट को हटाते हैं और थोड़ा सा मटेरियल के पार्ट को हम छांटते हैं मटेरियल को इक्वल करने के लिए। ये फोटो है, इस फोटो में आप समझ सकते हैं ये वेल्डिंग है और ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से मटेरियल को टेस्ट स्पेसिमेन को बराबर करने के लिए थोड़ा सा ग्राइंड करके मैकेनिकली इसको कट करके ऐसे स्पेसिमेन बनाते हैं। यहाँ पे देखिए रेड्यूस सेक्शन मतलब होता है जो एक्चुअल थिकनेस हमने स्पेसिमेन का हुआ ये हो गया, लेकिन जहाँ पे हम टेस्ट करते हैं वहाँ पे इसका थिकनेस रेड्यूस हो गया, इसलिए इसे रेड्यूस सेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए थिकनेस रेड्यूस हो गया, जहाँ से मेन टेस्ट होगा। यहाँ 2 पॉइंट बनेंगे, इस पॉइंट से जो लेंथ होगा इसको गेज लेंथ बोलेंगे। और ये स्पेसिमेन का विड्थ हो गया। और ये ग्रिप सेक्शन है। ग्रिप सेक्शन मतलब जो टेंसाइल टेस्ट का जो मैंने मशीन बताया था, वो मशीन यहाँ से दोनों साइड से स्पेसिमेन को पकड़ लेगा और ये पूरा लेंथ हो गया स्पेसिमेन का फुल लेंथ हो गया। और फिर यहाँ से खींचेंगे। पाइप के अंदर भी देखिए ऐसे सैंपल बनता है। पाइप के पास में देखिए इस तरीके से यहाँ पे बीचों बीच से पाइप को काट के ऐसे सैंपल बनाते हैं। और टर्न स्पेसिमेन, इसको 505 स्पेसिमेन भी बोलते हैं। इसमें राउंड स्पेसिमेन बनता है। यहाँ जो बन रहा था ये रेक्टेंगुलर बन रहा था, टर्न में राउंड स्पेसिमेन बनता है। अब एक चीज है, अगर टेस्ट कूपन का थिकनेस अगर 25 mm या 25 mm से इक्वल या 25 mm से लेस है या कम है, तो हमें एक फुल थिकनेस स्पेसिमेन तैयार करना होता है। लेकिन अगर 25 mm से ज़्यादा है टेस्ट कूपन का थिकनेस, तो हम एक से ज़्यादा सैंपल भी बना सकते हैं इक्वल थिकनेस का। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं 50 mm का है, तो 50 mm के लिए हम 2 अलग अलग बना सकते हैं, 2 अलग अलग स्पेसिमेन बना सकते हैं। और दोनों जो है इंडिविजुअली एक एक स्पेसिमेन रिप्रेजेंट करेगा। ये देखिए फुल थिकनेस स्पेसिमेन और मल्टीपल स्पेसिमेन्स मे बी यूज्ड व्हेन मल्टीपल स्पेसिमेन्स आर नेसेसरी, द एंटायर थिकनेस शैल बी मैकेनिकली कट इनटू मिनिमम नंबर, कम से कम जितना से कि हम मशीन में टेस्ट कर पाए, ऑफ इक्वली अप्रोक्सीमेटली इक्वल स्ट्रिप्स में हमें कट करना है ऑफ ए साइज दैट कैन बी टेस्टेड इन द अवेलेबल इक्विपमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं हमारा पीस बहुत मोटा है, मान लेते हैं 100 mm का है। तो 100 mm का है तो हमें जो 2 पीस बनाए, एक इधर बनाया एक इधर बनाया, ये एक्चुअली 2 नहीं बनेगा। 100 mm का अगर हमारे मशीन में सिर्फ 25 mm ही यूज हो सकता है, तो इधर जो सैंपल नंबर 1 बनाए हैं, सैंपल नंबर 1 में 4 अलग अलग सैंपल बनेंगे, सब 25 mm के 4 सैंपल। और सैंपल नंबर 2 में भी 25 mm के 4 सैंपल, मतलब ये 8 सैंपल बनेंगे। 8 सैंपल मिलकर ये टोटल इंटायर जो थिकनेस है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब रेफरेंस फिगर मैंने बताया था ASME सेक्शन 9 में आप जाके देख सकते हैं। QW 151 में जो रेड्यूस सेक्शन प्लेट का दिया हुआ है, अच्छा QW 151 क्लॉज में इसके बारे में बताया हुआ। और जो फिगर जो रेफर करना है 462.1A। ठीक वैसे ही अगर पाइप के बारे में देखना है, तो पाइप का OD अगर 75 mm से ज़्यादा है तो हमें फिगर 462.1 रेफर करना है, और लेस देन 75 mm और इक्वल टू 75 mm तो 462.1C रेफर करना है। टर्न स्पेसिमेन के लिए हमें ये फिगर रेफर करना है, और फुल सेक्शन स्पेसिमेन पाइप के लिए हमें ये फिगर रेफर करना है। अब टेंसाइल टेस्ट का प्रोसीजर क्या है कि टेंसाइल टेस्ट में मटेरियल को
मशीन में फिक्स कर देते हैं और उसे स्टेडली फोर्स पे, एक ग्रेजुअल स्टेडी फोर्स पे खींचते हैं जब तक कि वो रप्चर ना हो जाए, जब तक कि वो स्पेसिमेन टूट ना जाए। तो यही चीज होता है। उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं कैसे, तो जो मैक्सिमम लोड मटेरियल पे पड़ा है डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया QW 153 में दिया गया, मतलब टेंसाइल टेस्ट तो हमने कर लिया, अब टेंसाइल टेस्ट पास है कि फेल, ये हमें जानने के लिए QW 153 को रेफर करना पड़ेगा। यहाँ एक और चीज मैं बता देता हूं, किसी भी मटेरियल का टेंसाइल वैल्यू, कितना टेंसाइल मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ये जानने के लिए आपको ASME सेक्शन 9 के QW या QB 422 को रेफर करना पड़ेगा, मिनिमम स्पेसिफाइड टेंसाइल वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल SA 516 ग्रेड 60 का अगर हमें मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जानना है तो ASME सेक्शन 9 में टेबल QW QB 422 में जाके हम जान सकते हैं। अब हम टेस्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया समझेंगे। देखिए टेस्ट अगर हम करते हैं तो जो स्ट्रेंथ, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आता है वो उस मटेरियल के, बेस मटेरियल के टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर हम टेस्ट को पास करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल किसी मटेरियल का अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ एज पर दिस टेबल 460 मेगापास्कल है और जब हमने टेस्ट किया तो मटेरियल जाके ब्रेक हुआ 520 मेगापास्कल पे, मतलब उस मटेरियल के मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो रिक्वायरमेंट है 460, उससे कहीं ज़्यादा पे जाके ब्रेक हुआ, मतलब वो टेस्ट हमारा पास हो गया। तो ये तो पहला क्राइटेरिया हो गया, टेंसाइल टेस्ट स्ट्रेंथ मस्ट बी इक्वल और हायर देन द बेस मेटल्स मिनिमम स्पेसिफाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, इफ डिफरेंट बेस मेटल्स आर यूज। अगर मान लेते हैं हमने दो अलग अलग बेस मेटल का यूज करके वेल्डिंग किया है, जैसे एक तरफ ऐसे 106 ग्रेड बी है और दूसरी तरफ ऐसे 516 ग्रेड 60 है, तो उन दोनों को अगर हम अलग करते हैं तो दोनों मटेरियल में जो सब वीकर मटेरियल है उसका मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ देखते हैं, जो दोनों में से वीकर मटेरियल है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा हमारा मटेरियल फेल होना चाहिए। अगर वेल्डिंग और बेस मेटल दोनों के भी टेंसाइल स्ट्रेंथ अलग है, तो अगर वेल्डिंग वीकर है तो वेल्डिंग का जो बेस टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा उसको हम रेफर करेंगे। और फाइनली जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल का अगर स्पेसिमेन हमने यूज़ किया और स्पेसिमेन फेल होता है, या सॉरी स्पेसिमेन ब्रेक होता है लेकिन वेल्डिंग रीजन में नहीं होता है। वेल्डिंग रीजन मतलब अगर हमने टेस्ट में डाला तो ये जो है रिड्यूस सेक्शन है, ये खींचेगा और मटेरियल ब्रेक होगा, लेकिन मटेरियल यहाँ से ब्रेक ना होके कहीं इधर से ब्रेक हो गया, मतलब बेस मटेरियल जोन से वेल्डिंग और वेल्ड इंटरफेस छोड़ के बेस मेटल में कहीं ब्रेक होता है और उस मटेरियल के टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ QW QB 422 में दिया हुआ है, उससे नीचे अगर ब्रेक होता है तो वो पास हो सकता है, बशर्ते कि 5% जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ वैल्यू है उसके 5% से नीचे ना जाए, लेकिन मटेरियल बेस मेटल में फेल होना चाहिए। बेस मेटल वेल्डिंग और वेल्ड इंटरफेस छोड़ के बेस मेटल में फेल होता है और जो मिनिमम टेंसाइल वैल्यू है उस मटेरियल का उससे 5% के अंदर ही रहता है तो पास हो जाएगा। अब क्वेश्चन लेते हैं। अ टेंसाइल टेस्ट वाज परफॉर्म्ड ऑन SA 516 ग्रेड 60 प्लेट। विड्थ ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन वाज 18.92 mm, ये विड्थ दिया हुआ है। मैक्सिमम लोड ड्यूरिंग द टेंसाइल टेस्ट, मतलब जो मैक्सिमम है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस जो मिला, स्ट्रेंथ नहीं, वो हमें जो मैक्सिमम लोड मिला वो हमें मिला 140.200 न्यूटन। ये मटेरियल पे सबसे मैक्सिमम लोड पड़ा है। तो अगर हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जानना है तो ये मैक्सिमम लोड डिवाइड बाय एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी दे दिया है, मतलब मैक्सिमम लोड और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों दे दिया है और पूछ रहा है कि एरिया ऑफ टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन, टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन का एरिया कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स हमें क्या क्या वैल्यू दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें फिर छोड़ दिए, इनकी कोई जरूरत नहीं है, विड्थ और इसकी। देखिए क्यों, क्योंकि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का अगर हम फार्मूला देखते हैं तो लोड एट फेलियर, मतलब मैक्सिमम P मैक्स, लोड एट फेलियर नहीं, मैक्सिमम लोड होना चाहिए एक्चुअली, थोड़ा सा मैक्सिमम लोड ऑन द मटेरियल, P मैक्सिमम बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हमें निकालना है क्रॉस सेक्शनल एरिया,
तो अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को इधर लेके चला जाए और टेंसाइल स्ट्रेंथ को इधर लेके आ जाए तो हमें मिल जाएगा। देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, लोड एट फेलियर डिवाइडेड बाई अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो हमारे पास मैक्सिमम लोड जो है पता है 14200 न्यूटन, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी पता है, इसको डिवाइड बाई ये कर देंगे तो हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा। ये देखिए कर देते हैं, न्यूटन इतना था और ये मेगा पास्कल इतना था, डिवाइड कर दिया हमने, जो आया हमें एरिया mm स्क्वायर में है 281.147 mm स्क्वायर। अब यहाँ हमें यूनिट्स का खास ध्यान रखना होगा, मतलब ऐसा ना हो कि अगर क्वेश्चन इंच और पाउंड में पूछा या फिर एक तरफ इंच लिख दिया एक तरफ मेगा पास्कल, तो आप डिवाइड करेंगे तो आपको सही वैल्यू नहीं मिलेगा। सही वैल्यू लेना है तो यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे ये अगर हमने न्यूटन रखा है तो ये मेगा पास्कल क्या होता है, मेगा पास्कल जो होता है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर ही होता है। तो दोनों सिमिलर यूनिट वाले हैं, मतलब न्यूटन डिवाइड बाय न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो गया और ये mm स्क्वायर आ गया। तो ये जो वैल्यू है 281.147 mm स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एज ए पार्ट ऑफ ए वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन अ टेंसाइल टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन SA 106 ग्रेड बी पाइप। Material है SA 106 grade B pipe. What should be the minimum acceptable ultimate tensile strength for this specimen if breaks in base metal outside the weld and weld interface? तो इसमें पूछ रहा मिनिमम एक्सेप्टेबल टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए अगर वो मटेरियल जो है बेस मेटल में फेल होता है वेल्डिंग और वेल्ड इंटरफेस से हट के। तो मैंने आपको बताया था जो मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ वैल्यू होगा उससे 5% और नीचे तक उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि SA 106 ग्रेड बी पाइप का कितना मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे QW/QB 424 ASME सेक्शन 9 के अंदर। इसका मैंने एक कॉपी ले लिया है, ये देखिए ASME सेक्शन 9 में जब हम ये टेबल रेफर करेंगे QW/QB 422, तो यहाँ पे देखिए SA 106 मिल गया और ये है ग्रेड बी। ग्रेड बी का कितना है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो देखिए दो वैल्यू दिए, एक तो KSI में दिया हुआ है, एक मेगा पास्कल में दिया हुआ है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो 60 KSI इसका ग्रेड बी का मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ उस मटेरियल का होता है। तो हमें उस टेस्ट पीस के लिए, ये तो मटेरियल का हो गया, टेस्ट पीस का अगर बेस मेटल में फेल हो रहा है तो मिनिमम कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ टेंसाइल टेस्ट की 5% नीचे तक हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो 60 KSI इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ था 60 KSI का हम 5% लेंगे, तो 60 KSI का 5% हो जाएगा 3 KSI, तो 60 - 3 कर देंगे यानी 57। तो 57 KSI तक अगर वो स्पेसिमेन बेस मेटल पे फेल होता है तो हम उस टेस्ट कूपन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आंसर होगा 57 KSI। अब फ्रेंड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ खत्म हो गया, अब हम देखेंगे गाइडेड बेंड टेस्ट। ये QW 160 में दिया हुआ है, इसमें भी ठीक वैसे ही स्पेसिमेन के फोटोग्राफ्स समझाए गए हैं, उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बताया गया, प्रोसीजर बताया गया है। तो देखिए गाइडेड बेंड टेस्ट में क्या होता है, एक तो जिग होता है, जिग में सैंपल जो हमारा होता है सैंपल को रखते हैं इसके ऊपर और ऊपर से ये प्लंजर होता है, इसको मैंड्रिल भी बोलते हैं, प्लंजर से मटेरियल को दबाते हैं, दबाएंगे और इसको अंदर डालेंगे, ये अंदर तक चला जाएगा, बेंड हो गया पूरा मटेरियल। अब इसमें हम चेक करते हैं बेंड होने के बाद कहीं क्रैक तो नहीं आया है। क्रैक का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है, कहाँ क्रैक आएगा उसको पहले थोड़ा सा हम पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए अगर वेल्डिंग है तो वेल्ड का जो सामने वाला फेस होगा, जहाँ चौड़ा वेल्डिंग चौड़ा है उसे फेस बोलते हैं, जो जहाँ से हमने वेल्डिंग शुरू किया उस साइड से बैक साइड्स को रूट बोलते हैं, और टेस्ट कूपन का जो साइड है साइड वाला पोर्शन उसे साइड बोलते हैं। ये जरूरी होगा क्योंकि टेस्ट का नोमेनक्लेचर ऐसे इसलिए, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद क्यों ये जरूरी था। पहले स्पेसिमेन समझ लेते हैं। स्पेसिमेन को प्रिपेयर करते हैं कटिंग द प्लेट, सारे स्पेसिमेन ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं। कट सरफेस, हाँ कट surface as specimen side, other surfaces are face wider weld side, specimen thickness and radius, material less than 3%, and macro guided bend specimen types, 5 types based on weld orientation। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइडेड बेंड के स्पेसिमेन टाइप पहले ये समझते हैं, 5 टाइप के होते हैं ओरिएंटेशन के हिसाब से।
पाइप टाइप्स बेस्ड ऑन वेल्ड ओरिएंटेशन एंड आउटर बेंट सरफेस, कैसे हमने बेंट किया है। देखिए यहाँ ये मेन है, ये 3 मेन है जो कि हमें इंडस्ट्री में यूज होता है। पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे साइड, अगर हम साइड से सैंपल प्रिपेयर करते हैं तो कैसा दिखेगा वेल्डिंग हमें, ये देखिए जब साइड से हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं, इस साइड फेस होता है, इस साइड रूट होता है, और ये हमारा साइड वाला सरफेस ऊपर हो गया, साइड वाला सरफेस ऊपर और नीचे दोनों साइड साइड वाला सरफेस हो गया, फेस इस साइड आ गया और रूट इस साइड आ गया। हम मटेरियल को जो बेंड करेंगे तो जो साइड वाला सरफेस है उससे बेंड करेंगे। एक सेकेंड, ये जो साइड वाला सरफेस है इधर प्लंजर डालेंगे और मटेरियल को बेंड करेंगे, छोटा सा पीस बनता है, ऐसे छोटा सा पीस बनेगा, इधर से प्लंजर डालेंगे, अभी इधर से प्लंजर डालेंगे। जो फेस वाला सरफेस है, फेस वाले में क्या करेंगे, ये इस साइड हमारा फेस था, इसको उल्टा कर देंगे। देखिए जो फेस अपोजिट होता है उससे उसके हिसाब से स्पेसिमेन का नाम होता है अपोजिट। फेस सरफेस अभी यहाँ नीचे है तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स फेस बेंड, ये ट्रांसवर्स फेस बेंड हो गया। रूट वाला साइड अगर नीचे होगा तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स रूट बेंड। तो ये 3 तरीके के स्पेसिमेन को हमें समझना है। ट्रांसवर्स साइड बेंड, इसमें साइड वाला सरफेस ऊपर नीचे होता है, फेस बेंड में फेस वाला सरफेस नीचे होगा, रूट बेंड में रूट वाला सरफेस नीचे होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मतलब कहने का मतलब अगर इसको प्लंजर दाब के अगर हम ऐसे, अगर हमने प्लंजर से इसको ये कर दिया तो देखिए अगर इस पर्टिकुलर इस पीस को देखेंगे तो ये कौन सा स्पेसिमेन है आप गेस कर सकते हैं। आप नाम लिखिए, ट्रांसवर्स फेस बेंड है या ट्रांसवर्स रूट बेंड है या ट्रांसवर्स साइड बेंड है। आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिए, मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूं। पर्टिकुलर ये जो स्पेसिमेन है ये क्या है, ट्रांसवर्स साइड बेंड है, ट्रांसवर्स फेस बेंड है, ट्रांसवर्स रूट बेंड है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूं, ये जो पर्टिकुलर स्पेसिमेन है ये है ट्रांसवर्स फेस बेंड। पूछिए क्यों, क्योंकि इसका फेस नीचे है। फेस नीचे है तो जो सरफेस कॉन्वेक्स हो जाता है, मतलब ये वाला सरफेस कॉन्वेक्स हो गया, वही नाम दिया जाता है। तो ये है फेस बेंड। अगर यही इसका उल्टा अगर हम सरफेस डालते तो रूट नीचे आ जाता तो ट्रांसवर्स रूट बेंड बोलते। अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखिए, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में पहले तो रिक्वायरमेंट समझना होगा कि इंटायर वेल्ड एंड हीट अफेक्टेड जोन शैल बी विद इन बेंट पोर्शन आफ्टर टेस्टिंग। मतलब ये जो हमने टेस्ट किया इसमें वेल्डिंग और हीट अफेक्टेड जोन कंप्लीटली बेंड हो जाना चाहिए। पहले तो हमें ये देखना, अगर ये बेंड हो गया तो ही हम आगे इवेल्युएशन करेंगे। अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है कि कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स मतलब आउटर सरफेस जो मुड़ा है, आउटर सरफेस, ये जो बाहर का सरफेस हो गया ये कॉन्वेक्स हो गया। तो कॉन्वेक्स सरफेस में ओपन डिसकंटिन्यूटी 3 mm से ज्यादा का नहीं आना चाहिए डिसकंटिन्यूटी कॉन्वेक्स सरफेस में, एक्सेप्ट कॉर्नर्स अनलेस ड्यू टू इंटरनल फ्लॉज, कोई उसमें डिफेक्ट ना होना चाहिए, बस कॉर्नर, एक कॉर्नर छोड़ के अनलेस उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर कॉर्नर में डिसकंटिन्यूटी आता है तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ आपको वेल्ड और हीट अफेक्टेड जोन में ही देखना है। अगर कॉर्नर में डिसकंटिन्यूटी आता है तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे अनलेस एंड मतलब उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये जो डिफेक्ट आया है ये लैक ऑफ फ्यूजन, स्लैग इंक्लोजन या कोई दूसरा इंटरनल फ्लॉज के कारण तो नहीं आया है, ये इन्वेस्टिगेशन करना है। 163 में QW 163 में करोजन रेजिस्टेंट वेल्ड ओवरले क्लैडिंग का बेंड टेस्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया। उसमें क्या है 1.5 mm क्लैडिंग में होना चाहिए और जो नो ओपन डिसकंटिन्यूटी ग्रेटर देन 3 mm अलोंग द अप्रोक्सीमेट वेल्ड इंटरफेस, वेल्ड का जो इंटरफेस है वहां पे 3 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद QW 170 है टफनेस टेस्ट के लिए। तो टफनेस टेस्ट में हम जाएंगे, देखिए टफनेस टेस्ट क्या होता है, इसमें 4P इम्पैक्ट टेस्ट बहुत कॉमन टेस्ट है। इसमें क्या होता है, ये इसको पेंडुलम बोलते हैं और ये सरफेस स्पेसिमेन होगा, स्पेसिमेन पे एक वी नॉच बनता है और स्पेसिमेन को यहाँ प्लेस कर देते हैं और ये जो पेंडुलम होता है ये हैवी वेट का होता है, इसको फ्री फॉल करते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। तो ये जैसे ही छोड़ेंगे तुरंत इस स्पेसिमेन पे टकराएगा, स्पेसिमेन फेल होगा और ये थोड़ा आगे जाएगा।
तो ये बहुत ही ज़्यादा वेट होता है इसमें, ये तुरंत छोड़ेंगे तो तुरंत जाएगा, उसको टकरा के स्पेसिमेन को तोड़ेगा। तो कितना टूटने के पहले कितना एनर्जी स्टोर हुआ इस मटेरियल में, वो हम चेक करते हैं इम्पैक्ट टेस्ट में। तो इसमें कैसे करते हैं, पहले स्पेसिमेन को प्लेस करेंगे, एनविल्स ये जो पोर्शन है इसको एनविल बोलते हैं, एनविल में स्पेसिमेन को प्लेस करेंगे। प्लेस द प्रिपेयर्ड स्पेसिमेन इनटू द एनविल्स ऑफ द टेस्टिंग मशीन। पेंडुलम पोजिशनिंग, ये पेंडुलम है, इसको पहले ऊपर पोजीशन करेंगे, जितने डिग्री का, एक 90 डिग्री और एक 140 डिग्री रहता है, तो जो भी प्रोसीजर उस हिसाब से करेंगे, उसको रिलीज करेंगे। पेंडुलम को जैसे ही रिलीज करेंगे वो इम्पैक्ट होगा, और इम्पैक्ट होने के तुरंत बाद हम कितना एनर्जी ऑब्जर्व हुआ वो सामने घड़ी होती है उसमें दिखाई देगा। अब नॉच टफनेस टेस्ट में तो दो तरीके के टेस्ट आते हैं जो कि QW, एक तो पहला 4P V नॉच इम्पैक्ट टेस्ट, ये बहुत कॉमन है, और दूसरा है ड्रॉप वेट टेस्ट। तो ये दोनों ही जैसे आपका प्रोसीजर जो भी कहता है उस हिसाब से करना होता है। तो अगर 4P V नॉच इम्पैक्ट टेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे 370 फॉलो करना है टेस्ट प्रोसीजर और अपैरेटस के लिए। और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी आपका इसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपके प्रोसीजर में दिया रहेगा, या तो प्रोसीजर में या फिर प्रोसीजर किसी डिफरेंट कोड को बोलेगा, वहां जाके उसके एक्सेप्टेंस को लेना पड़ेगा। और ठीक वैसे ही इसमें भी ASTM स्पेसिफिकेशन E208 को फॉलो करना है टेस्ट प्रोसीजर और अपैरेटस के लिए, और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए जो भी सेक्शन को रेफर कर रहा है आपका प्रोसीजर वहां फॉलो करना पड़ेगा। कुछ अदर टेस्ट होते हैं, उसमें मेन है रेडियोग्राफी टेस्ट, QW 191 वॉल्यूमेट्रिक NDE वॉल्यूमेट्रिक टेस्ट। देखिए रेडियोग्राफी टेस्ट और अल्ट्रासोनिक टेस्ट को दो कॉमन टेस्ट है, इनको वॉल्यूमेट्रिक कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंटायर वॉल्यूम को स्कैन करता है, इसलिए इसे वॉल्यूमेट्रिक कहते हैं। तो इसमें रेडियोग्राफी QW 191.1 इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सारे भी टेस्ट है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम रेडियोग्राफी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें समझना, अगर वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट का पीस है तो या तो उसको मैकेनिकल टेस्ट से क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर मैकेनिकल टेस्ट नहीं कर रहे तो RT से भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब एक क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर पार्ट 1 में बताया था, क्या हम UT से वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट के कूपन को क्वालिफाई कर सकते हैं? आप आंसर लिखिए, क्या हम UT से वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट के टेस्ट कूपन को क्वालिफाई कर सकते हैं, यस और नो। और साथ ही अगर आपको लगता है यस तो कब करेंगे वो भी आप आंसर लिखिए। ये मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 5 आर्टिकल 2, देखिए जो सेक्शन 5 है वो NDT के लिए है, तो सेक्शन 5 आर्टिकल 2 से मीट होना चाहिए। और देखिए जो वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट है उसके लिए अगर RT कर रहे हैं तो कोई रिटर्न रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन प्रोसीजर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को लेके, जैसे हमने रेडियोग्राफी किया तो उसमें जो डिफेक्ट आता है उसको या तो लीनियर इंडिकेशन बोलते हैं या राउंडेड इंडिकेशन बोलते हैं। तो लीनियर इंडिकेशन तब बोलते हैं जब डिफेक्ट का लेंथ जो है विड्थ के 3 टाइम्स से ज़्यादा हो, मोर देन 3 टाइम्स ऑफ विड्थ, तो हम उसे लीनियर इंडिकेशन बोलेंगे। मोस्टली लीनियर इंडिकेशन में क्या क्या आता है, क्रैक आता है, इनकम्प्लीट फ्यूजन आता है, पेनिट्रेशन आता है, स्लैग आता है। स्लैग देखिए राउंडेड भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्री। अगर लेंथ विड्थ के 3 टाइम्स से ज़्यादा है तो वो लीनियर होगा। राउंडेड इंडिकेशन में क्या होता है, तो राउंडेड इंडिकेशन में जो लेंथ होगा डिफेक्ट का वो लेस देन या इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ विड्थ होना चाहिए, या तो इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ विड्थ या लेस देन 3 टाइम्स ऑफ विड्थ, मतलब उसकी चौड़ाई लेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, 3 गुना लेंथ से ज़्यादा होना चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ विड्थ। इसमें मेनली जो डिफेक्ट होते हैं वो सर्कुलर शेप में भी हो सकते हैं, एलिप्टिकल शेप में भी हो सकते हैं, या किसी इरेगुलर शेप में भी हो सकते हैं। इनके टेल्स हो सकते हैं, मतलब पूंछ भी हो सकते हैं, इनकी डेंसिटी वेरी हो सकती है। और इसमें मोस्टली पोरोसिटी और इंक्लूजन आते हैं, स्लैग, टंजस्टन, इंक्लूजन, ये सब राउंडेड में भी आते हैं। और जो टेस्ट, जो रेडियोग्राफी टेस्ट कूपन का थिकनेस होगा, थिकनेस हम क्या कंसीडर करेंगे, तो थिकनेस हम कंसीडर करेंगे एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट को छोड़ के, मतलब वेल्डिंग के ऊपर जो रीइंफोर्समेंट आता है अलाउबल उसको नेग्लेक्ट करेंगे, जो बेस जो नेग्लेक्ट करके जो थिकनेस होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। अब
क्वालिफिकेशन टेस्ट वेल्ड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। देखिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट पीस का रेडियोग्राफी के बाद, रेडियोग्राफी फिल्म से। तो लेंथ ग्रेटर देन 3 टाइम्स द विड्थ, क्रैक एंड स्लैग, लीनियर इंडिकेशन। अच्छा ये लीनियर और राउंडेड इंडिकेशन दोबारा मैंने लिख दिया है, तो ठीक है। अभी देखते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। क्रैक अनएक्सेप्टेबल, अगर क्रैक आता है तो टेस्ट पीस फेल है। लैक ऑफ पेनिट्रेशन अनएक्सेप्टेबल है। लैक ऑफ फ्यूजन अनएक्सेप्टेबल है। मतलब ये कोई भी डिफेक्ट आता है किसी भी एक्सटेंट पे, कितना भी लंबाई, कितना भी चौड़ाई, कितना भी ज्योमेट्री का, तो ये फेल होगा टेस्ट पीस। अब कोई इलोंगेटेड इंडिकेशन है अदर देन क्रैक, एलओपी, एलओएफ, तो हमें उसके लंबाई चौड़ाई को देखना पड़ेगा। लंबाई बेसिकली देखेंगे तो अगर टेस्ट कूपन का थिकनेस 10 mm तक है, 10 mm तक, अप टू 10 mm तक, तो 3 mm का एलोंगेटेड जो डिफेक्ट है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। मोर देन 3 mm हम उसको रिजेक्ट करेंगे। अगर टेस्ट कूपन का थिकनेस 10 mm से 57 mm तक, बिटवीन 10 mm टू 57 mm है, तो T/3 लेंगे। मतलब जो भी टेस्ट कूपन का थिकनेस होगा उसका बटा 3 जो डिफेक्ट होगा उसके नीचे होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, और T/3 से ज़्यादा होगा तो हम रिजेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर 57 mm से ज़्यादा है आपका टेस्ट कूपन का थिकनेस, तो 19 mm से ज़्यादा जो भी डिफेक्ट आएगा उसको हम रिजेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए ये तो हो गया सिंगल सिंगल अगर डिफेक्ट। अगर छोटे छोटे बहुत सारे डिफेक्ट आ गए एक ही लाइन में तो उसको हम कैसे जज करेंगे? तो अगर छोटे छोटे डिफेक्ट आते हैं एक ही लाइन में तो उनका एग्रीगेट लेंथ देखेंगे, टोटल लेंथ देखेंगे, और टोटल लेंथ जो है वो जो मटेरियल का थिकनेस है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, बशर्ते कि जो हम टोटल लेंथ देख रहे हैं वो 12T के लंबाई में देख रहे हैं। 12T मतलब जो मटेरियल का थिकनेस है उसका 12 टाइम्स के अंदर वो सारे डिफेक्ट होने चाहिए, और उन सारे डिफेक्ट की जो लंबाई है वो T से ज़्यादा होने चाहिए, तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। इसका एक और भी एक्सेप्शन है कि डिफेक्ट के बीच में दूरी जो है वो 6L से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6L से अगर ज़्यादा है तो नहीं कंसीडर करेंगे। इसके बाद राउंडेड इंडिकेशन। राउंडेड इंडिकेशन में जो हमें लार्जेस्ट डिफेक्ट अलाउ है वो है 3 mm या 20% ऑफ द वेल्ड थिकनेस। इनमें से जो कम होगा वो अलाउ है, उसके ऊपर हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ये मेन क्राइटेरिया था। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 क्वेश्चन तो हमने टेंसाइल टेस्ट में सॉल्व किया था, इसलिए मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है अ स्लैग इंक्लूजन कैन बी कॉल्ड एज अ राउंडेड इंडिकेशन इन RT व्हेन। जो रेडियोग्राफी में राउंडेड और लीनियर इंडिकेशन मैंने आपको बताया था। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। विड्थ इज मोर देन 3 टाइम्स द लेंथ। विड्थ इज मोर देन 3 टाइम्स द लेंथ। देखिए ऐसा कोई भी क्राइटेरिया मैंने नहीं बताया था। लेंथ या तो 3 टाइम ऑफ विड्थ से ज़्यादा होगा या 3 टाइम ऑफ विड्थ से कम होगा। विड्थ 3 टाइम ऑफ लेंथ से ऐसा कोई क्राइटेरिया बना ही नहीं था, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। लेंथ इज 3 टाइम्स द विड्थ और लेस। तो देखिए जो राउंडेड इंडिकेशन है, राउंडेड इंडिकेशन में पहले जाते हैं। हाँ, राउंडेड इंडिकेशन में लेंथ शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ विड्थ। मतलब ये आंसर आपका सही है। लेंथ इज 3 टाइम्स द विड्थ और लेंथ। तीसरा ऑप्शन है लेंथ इज मोर देन 3 टाइम्स द विड्थ। नहीं, लेंथ 3 टाइम्स ऑफ विड्थ से ज़्यादा हो जाएगा तो वो लीनियर इंडिकेशन होगा। और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, इनकम्प्लीट फ्यूजन कैन बी कॉल्ड एज रेडियोग्राफी लीनियर इंडिकेशन। अब इनकम्प्लीट फ्यूजन है, ये इररिलेवेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लीनियर इंडिकेशन कब होगा? तो लीनियर इंडिकेशन तब होगा जब लेंथ इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स द विड्थ। तो यहाँ देखते हैं, देखिए पहला जो ऑप्शन है विड्थ इज मोर देन 3 टाइम्स, ऐसा कोई क्राइटेरिया विड्थ से नहीं दिया गया है, क्राइटेरिया लेंथ से लिया गया। लेंथ शैल बी ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ विड्थ। देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ दिया गया, लेंथ इज मोर देन 3 टाइम्स द विड्थ, तो इसका आंसर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 4P V नॉच टेस्ट शैल कंफर्म टू डैश फॉर WPS क्वालिफिकेशन। देखिए 4P V ने जो टेस्ट है वो किससे कंफर्म होना चाहिए? तो ASTM A370। अभी मैं पीछे की स्लाइड में जाके आपको दिखाता हूं।
एक सेकंड में ज़्यादा आ गया, ये रहा 4P नॉट जो टेस्ट प्रोसीजर और अपरेटस शैल कन्फर्म टू SA 370, 370 से कन्फर्म होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा SA 370। देखिए SA 370 को ही ASTM A370 भी बोला जाता है। या तो आप SA बोलेंगे, अगर ASME रेफर करें तो SA हो जाएगा, और ASTM रेफर करते तो ASTM A370 हो जाएगा, तो दोनों सेम है। यहां दूसरा ऑप्शन देखिए ASME SA लिखा हुआ है। ये ऑप्शन सही है क्या? आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताइएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ASME में SA होता है, तो देखिए थोड़ा सा SA 370 जो है ASTM ये सही है, या ASME SA 370 सही है, या दोनों ही सही है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। A guided bend specimen has an open discontinuity of 4.5 mm in the HZ region on the convex surface of the specimen after bending. What should the inspector do? तो देखिए मैंने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में आपको बताया था, बेंड टेस्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो था इसमें मैंने बताया था, हाँ, जो डिसकंटिन्यूटी है वो 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कॉन्वेक्स सरफेस पे बेंडिंग के बाद, एक्सेप्ट कॉर्नर। तो 4.5 mm लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4.5 mm। HZ रीजन जो हो गया वेल्ड इंटरफेस में ही आता है, तो ये 4.5 अगर mm आ गया तो हम टेस्ट को एक्सेप्ट, मतलब मटेरियल फेल समझेंगे, फेल द टेस्ट, ये फेल होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ गाइडेड बेंड स्पेसिमेन हैज एन ओपन डिस्कंटिन्यू ऑफ 4.5 mm, फिर से 4.5 mm, लेकिन कहाँ पे है? ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस के कॉर्नर पे है। अब देखना हमें ये है कि वेल्डिंग या वेल्ड इंटरफेस पे है कि नहीं। क्वेश्चन में लिखा है कुछ, सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन आफ्टर बेंडिंग व्हाट शुड द इंस्पेक्टर डू। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे को लिखना था, वो मैं छूट गया, ऑन द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन आउटसाइड वेल्ड एंड वेल्ड इंटरफेस जोन, तो आप कंसीडर कर लीजिएगा आउटसाइड वेल्ड और वेल्ड इंटरफेस जोन पे, कॉर्नर पे है। तो मैंने आपको इसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में बताया था, कॉर्नर पे अगर आता है, ये देखिए कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी काउंट नहीं करेंगे, लेकिन उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये लैक ऑफ फ्यूजन इसके कारण तो नहीं हुआ, अगर इसके कारण हुआ है तो फिर उसको फेल करेंगे। तो कॉर्नर पे आया है हमारा, हम क्या करेंगे? फर्दर इन्वेस्टिगेट फॉर द एविडेंस ऑफ एनी इंक्लूजन, यस, और फर्दर इन्वेस्टिगेट फॉर द एविडेंस ऑफ एनी लैक ऑफ फ्यूजन, यस। तो उसके अंदर कोई अंडर डिफेक्ट तो नहीं है, ये हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, मतलब डी जो ऑप्शन है B एंड C ये करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो मैं खत्म करता हूं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।